हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज के इस एपिसोड में मैं बहुत ही गंभीर और बहुत ही सेंसेशनल इशू के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। हाँ दोस्तों, यह एक नए तरीके का अपराध है और इस अपराध के जरिए पिछले 1-2 महीने के अंदर पढ़े लिखे लोगों से करोड़ों रुपए की वसूली की गई है। हाँ दोस्तों, तो वो कौन सा अपराध है और उस अपराध में लोगों को लोग कैसे फंसाते हैं, किस तरीके से लोग अपना शिकार बनाते हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं, इन सारी बातों के बारे में आज के इस एपिसोड में बातचीत करेंगे। दोस्तों जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि संपूर्ण जानकारी क्या है। दोस्तों आज बात करने जा रहा हूं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। हाँ दोस्तों, पहली बार शायद आप ये नाम सुन रहे होंगे या आप टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपने हो सकता है कि कुछ खबरों में सुना हो कि डिजिटल अरेस्ट के जरिए किसी के साथ ठगी का अपराध किया गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या होती है। साथियों, यह एक तरीके का साइबर क्राइम है। डिजिटल अरेस्ट में कुछ लोग जो स्कैमर होते हैं, स्कैम करने वाले होते हैं, साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले लोग होते हैं, वह अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बता करके, ईडी का, क्राइम ब्रांच का, एनआईए का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो एनसीबी के अधिकारी होते हैं, इस तरीके के बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अधिकारी बता करके आपको यह यकीन दिलाते हैं कि आपके सिम कार्ड से, आपके आधार कार्ड से, आपके नाम से या आपके बैंक खाते का इस्तेमाल करके कुछ गलत काम किया गया है, ब्लैक मनी को वाइट किया गया है, देशद्रोह से संबंधित कुछ अपराध किया गया है, बेनामी ट्रांजैक्शन किया गया है, आपके आधार नंबर का किसी गलत ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया गया है। कभी कभी तो इस तरीके से भी कॉल आती है किसी कोरियर कंपनी के नाम से कि आपके नाम से ये पार्सल आया है और इस पार्सल में ड्रग्स आई है, स्मैक, चरस, हेरोइन ये आई है, हम इसकी जानकारी देने जा रहे हैं पुलिस को या संबंधित विभाग को। तो इस तरीके से फ़ोन करके डराते हैं और ये कहते हैं कि इसके लिए आपको कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए हमारी निगरानी में रहना पड़ेगा। डिजिटल अरेस्ट आपकी की जा रही है, आपसे गोपनीय तरीके से पूछताछ की जाएगी और यह करके उस व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, उसको डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। अब साथियों देखते हैं कि इससे बचने के क्या उपाय हैं, उस पर चर्चा करें। इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर नज़र डाल लेते हैं जो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर देश के अंदर डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं घटित हुई हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूं कि डिजिटल अरेस्ट में जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो आम आदमी को शिकार नहीं बनाते, वो पढ़े लिखे लोगों को शिकार बनाते हैं, प्रोफेसर्स को, डॉक्टर्स को। अभी तक जो ज़्यादातर घटनाएं आई हैं उनमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, मतलब डॉक्टर्स को शिकार बनाया गया था। इसलिए उनको शिकार बनाते हैं कि उनके खाते में पैसे कुछ ज़्यादा हैं और वो जल्दी डर जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके किसी खाते का, आधार नंबर, नाम का या किसी और चीज़ का गलत इस्तेमाल कर लिया गया हो, किसी गलत ट्रांजैक्शन, गैर कानूनी ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल कर लिया गया हो। तो एक नज़र डालते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने के अंदर देश के अंदर जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं डिजिटल अरेस्ट की, वो लोग कौन हैं। ललितपुर की एक महिला डॉक्टर जो आगरा में तैनात है, उसको शिकार बनाया गया। 6 घंटे तक उसको डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। ये लोग निगरानी में रखते हैं, बाकायदे लगातार फ़ोन कॉल्स के जरिए, वीडियो कॉल्स के जरिए निगरानी में रखते हैं और 2 लाख रुपए की वसूली की गई इन महिला डॉक्टर्स से। मैं नाम यहाँ पर नहीं बता सकता। दूसरा, लखनऊ में पीजीआई की 2 महिला डॉक्टर्स, इनको डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया गया और 7 दिनों तक इनको डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और इतना ज़्यादा डराया गया, प्रेशर बनाया गया कि इनसे 2,81,00,000 रुपए की वसूली की गई। हाँ दोस्तों, डरा धमका करके ये अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र कराते हैं और यह यकीन दिलाते हैं कि जांच में अगर आप बेदाग पाए गए तो ये पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। तीसरी घटना नोएडा की एक महिला डॉक्टर्स की है। इनसे 59 लाख रुपए की वसूली की गई।
इनको भी लगातार कई घंटों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। बेंगलुरु में एक डॉक्टर्स के साथ डिजिटल अरेस्ट का साइबर क्राइम किया गया और इनसे भी लाखों रुपए की वसूली की गई। इस तरीके से दोस्तों पिछले 1 महीने के अंदर देश के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग भाग में दसियों घटनाएं हुई हैं। मैंने तो 2-4 कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया और उनसे करोड़ों रुपए की वसूली की गई है। अब दोस्तों देखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के क्या उपाय हैं, हमें कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए और प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए। साथियों, सबसे पहले हमें ये अपने ध्यान में रखना है कि हमारा नाम, चाहे हमारे खाते का इस्तेमाल हो, हमारे पेन नंबर का इस्तेमाल हो, हमारे आधार कार्ड का इस्तेमाल हो, किसी भी तरीके हमारे फ़ोन का इस्तेमाल हो, अगर कहीं गलत ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया गया है तो इसमें सीधे पुलिस हमारे पास आएगी। या तो पुलिस रिटन में नोटिस भेजेगी और हमसे सवाल जवाब तलब करेगी, और या इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अधिकारी डायरेक्ट हमारे पास आएंगे और पूछताछ के लिए हमें उठा ले जाएंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए, ये जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, चाहे सीबीआई हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग हों, क्राइम ब्रांच के लोग हों, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोग हों, ये किसी कुरियर कंपनी का बहाना बनाकर या इस तरीके से फ़ोन कॉल करके किसी को भी डराने का काम नहीं करते हैं। ये बात ध्यान में रखनी होगी। दूसरी बात, जैसे ही आपके पास इस तरीके का कोई फ़ोन आए, आपको तुरंत एक डायरी में नोट कर लेना है वो नंबर और पुलिस को इन्फॉर्म कर देना है। और एक हेल्पलाइन नंबर आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, 1930। इस नंबर पर तुरंत आपको कॉल करना है। और होम मिनिस्ट्री का एक ट्विटर हैंडल है साइबर दोस्त, उसको टैग करके आपको एक तुरंत ट्वीट कर देना है। अब दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपकी जानकारी में नहीं है कि आपने कोई क्राइम किया, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। किसी के भी आधार नंबर का उपयोग, किसी के भी मोबाइल नंबर का उपयोग किसी अन्य के द्वारा किसी ट्रांजैक्शन में नहीं किया जा सकता जब तक कि ओटीपी शेयर नहीं किया जाएगा साथियों। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं डरना। जहां आप डर गए वहां स्कैमर समझ जाते हैं कि अब ये हमारे अंडर प्रेशर में आ जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों यह भी हमें ध्यान रखना है कि किसी कुरियर कंपनी से अगर इस तरीके की कोई कॉल आती है तो उसकी भी हम तुरंत कंप्लेन करें। ये बड़ी बड़ी एजेंसी किसी कुरियर कंपनी के सहारे किसी अपराधी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। इन मोटी मोटी बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। ये लोग जो फ़ोन कॉल करते हैं तो उसमें वीडियो कॉल की एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी ये एजेंसीज हैं इस तरीके की किसी वीडियो कॉल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल नहीं करते। वो आपके फ़ोन को सर्विलांस मशीन में लगाएंगे और सर्विलांस मशीन के जरिए आपकी लोकेशन को ट्रैक करेंगे। लीगली आपकी मोबाइल कॉल की रिकॉर्डिंग सीडीआर को निकलाएंगे और उसके जरिए आपको ट्रैक करके फिर आप तक डायरेक्टली पहुंचेंगे, किसी के माध्यम से नहीं पहुंचेंगे। कानून में दोस्तों डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि कानूनी तौर पर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी भी अपराधी को डिजिटल अरेस्ट में रख सके। हाँ, कुछ जजमेंट्स से हाउस अरेस्ट जरूर आया है, लेकिन उसमें फिजिकली लोग जाते हैं, मोबाइल पे वीडियो कॉल के जरिए नज़र नहीं रखते हैं। ये कुछ बातें थीं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी और आपके दैनिक जीवन में आप इनका इस्तेमाल करेंगे और आपके साथ इस तरीके की बड़ी साइबर क्राइम से संबंधित कोई घटना ना हो, उससे भी अपने आप को सुरक्षित रखेंगे दोस्तों। तो साथियों, यह तो एक महत्वपूर्ण जानकारी जानकर कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारी के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।